नमस्कार मेरे दोस्तों। बिहार वर्ल्ड कप सीरीज में आपका स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नावली जिससे आपकी परीक्षा का मूल्यांकन हो सके। यह बिहार के साथ साथ सभी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, केवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, प्रेमचंद की आदर्श उन्मुखी यथार्थ की गंगा की गोमुखी यहीं से है, यह कथन किस उपन्यास के संबंध में कहा गया है? प्रश्न संख्या 1 विकल्प है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, श्यामा स्वप्न। जल्दी से उत्तर दीजिए। प्रेमचंद एक ऐसे उपन्यासकार थे जिन्होंने असरारे मुआबिद, हम खुरमा या हम सबाब, किसना, जलवाए इसार, बजारे हुस्न, गोसाए आफियत, चौगाने हस्ती उपन्यास लिखकर इन्होंने अपने जीवन को साहित्य से जोड़ा। वहीं पर इनका गोदान 1936 जो किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या पर था। कर्मभूमि 1933, गबन 1931, निर्मला 1927, कायाकल्प 1926 इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। जी बिल्कुल, इनका भाग्यवती, परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी और श्यामा स्वप्न में से कौन सा उत्तर होगा? बिल्कुल सही, परीक्षा गुरु, जो कि हिंदी का प्रथम उपन्यास भी इन्होंने माना है। चलिए प्रश्न संख्या 2, हिमालय का पथिक किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की, चतुर्सेन शास्त्री की या रमेश बच्ची की? जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से रचना करते थे। इनके बचपन का नाम झारखंडी था। इन्होंने कामायनी जैसी रचना लिखकर अपने अमिट छाप छोड़ दिया। अगर इनके बात करें कहानियों की तो इनकी छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि जैसी कहानियां हैं। यहाँ हिमालय का पथिक जयशंकर प्रसाद की कहानी है। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3, आज का लेखन आग की अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। पंक्ति किसकी है? त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल, त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कर लीजिएगा, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह। उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए, कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल, बांदा जिले में जन्मे केदारनाथ ने फूल नहीं रंग बोलते कविता संग्रह पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? बताइएगा। बाकी, नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और की थापे, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल, बोले बोल अबोल जैसी रचनाएं लिखकर इन्होंने अमिट छाप छोड़ी। बिल्कुल, फूल नहीं रंग बोलते हैं पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है केदारनाथ अग्रवाल। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, अज्ञेयकृत आंगन के पार दौर कविता कितने खंडों में है? आंगन के पार दौर कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। इन्होंने अपनी शुरुआती जीवन में कहीं न कहीं सप्तक से संबंधित रहे, इसीलिए इन्हें सप्तक का प्रवर्तक भी माना जाता है। इनकी रचनाओं पर अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ता है, जो कि आंगन के पार द्वार 3 खंडों में रचित थी। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। रामनरेश त्रिपाठी की कौन सी रचना काल्पनिक खंड काव्य नहीं है? मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। जी वही त्रिपाठी जी जिनका नाम खड़ी बोली के कवियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण इन पर बहुत जोर था। इन्होंने अपनी कलाकृतियों द्वारा श्रीधर पाठक के चलने वाली उत्थान के रूप में ग्रहण किया। मिलन, पथिक, स्वप्न इनके 3 खंड काव्य हैं। इनकी कल्पना ऐसे मर्म पथ पर चलती है जिस पर मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावतः ढलता आया है। जी तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में मानसी इनका क्या है? खंड काव्य नहीं है। लेकिन अगर काल्पनिक खंड काव्य नहीं है, काल्पनिक खंड है तो तीनों, लेकिन काल्पनिक नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से स्त्रीलिंग नहीं है। हिंदी में लिंग 2 होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। एक क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है।
तो यहाँ पर आप बात करें किसकी, होश, तो होश आपका क्या है, होश आपका पुल्लिंग है। होश क्या है, पुल्लिंग। मेरे होश उड़ गए, मैंने समाचार सुन लिया, अच्छा, तो ये सब क्या है, पुल्लिंग है। और ध्यान रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है, सदैव एक वचन में प्रयोग होती हैं। प्रश्न संख्या 7 को अशुद्ध रूप में छांटना है। प्रामाणिक, दारिद्र्य या बहुलता। शुद्ध अशुद्ध के लिए भी आपके प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे एग्जामों में, चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं बी। समय आपको बहुत ही कम मिलेगा क्योंकि जल्दी जल्दी आपको प्रश्नों को करना है। प्रश्न संख्या 8, नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं झंकृत होती हैं उसे क्या कहते हैं, घोष, अघोष, अल्पप्राण या महाप्राण। श्वसन के आधार पर या तंत्रिकाओं के आधार पर या झंकृत के आधार पर अघोष और सघोष होता है। अघोष को ही सघोष नाम से जाना जाता है। पहला और दूसरा अघोष होता है, बाकी पहला और दूसरा अघोष होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है। जैसे उदाहरण के लिए का और खा अघोष है, बाकी क्या है, सघोष है। तो नाद की दृष्टि से जिन का उच्चारण होता है उसे क्या कहा जाता है, नाद की दृष्टि से घोष कहा जाता है। घोष को सघोष नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9, हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण, स्वर परिवर्तित इत्यादि किस रस के अनुभव हैं, भयानक, वीर, हास्य, करुण। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल उत्तर आप समझ गए होंगे, भयानक है। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 10, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में ही नहीं थी, ना भोपाल में थी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अर्थांतर है, विभावना है, अपहुत है या परिशंख अलंकार है। किसी व्यक्ति या वस्तु का अनेक दृष्टिकोण से वर्णन करना ही क्या कहलाता है, उल्लेख अलंकार कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो परिशंख अलंकार है। परिशंख अलंकार क्या होता है, परिशंख अलंकार एक वस्तु के अनेक स्थानों पर स्थित संभव होने पर भी अन्यत्र निषेध उसका एक साथ में नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, परिशंख अलंकार कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक को द्रव्यवाचक, समूहवाचक में बांटा गया है। तो यहाँ पर शीतल क्या है, विशेषण है। शैतानी, मित्रता, भातृत्व ये भाववाचक है। जैसे शीतल पानी कैसे पकड़ेंगे, शीतल पानी, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। जी हाँ प्यारे साथियों, आप कमेंट करके सुझाव जरूर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित वाक्यों में विधेय का सही विकल्प चुनिए। शीला गा रही है। विशेषण के 4 भेद होते हैं सामान्यतः, और क्लास को शेयर करिएगा। विशेषण के 4 भेद, प्रयोग के आधार पर अगर पूछे तो विशेषण के 2 भेद होते हैं, तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। एक तो होता है विशेष विशेषण, ये समझना है। दूसरा होता है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। देखिए, अगर विशेष से पूर्व कोई विशेषण आता है तो वह विशेष विशेषण कहलाता है। अगर क्रिया के पूर्व कोई विशेषण आता है तो वो विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे मेरा कुत्ता काला है, तो यहाँ है के बाद काला आ रहा है, इसलिए विधेय विशेषण क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। नहीं तो अगर आता ऐसा उदाहरण होता कि राम अच्छा लड़का है, तो लड़का के बाद आ रहा है तो क्या हो जाता है, विशेष विशेषण। अतः यहाँ पर शीला गाना गा रही है, क्या कर रही है, शीला गाना गा रही है। तो यहाँ पर केवल विधेय पूछा है, तो विधेय को ही क्या, उद्देश्य। देखिए, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो उद्देश्य को कर्ता, ध्यान रखिएगा, उद्देश्य को कर्ता और विधेय को क्रिया नाम से जाना जाता है। तो यहाँ गाना गा रही हैं, बहुत ही अच्छे आसान से समझिए। विधेय का मतलब क्रिया,
विधेय का मतलब क्रिया, उद्देश्य का मतलब कर्ता। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 13, केशव दास आध्यात्मिक ग्रंथ है। केशव दास का आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? रामचंद्र का, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। विज्ञान गीता इनकी क्या है? आध्यात्मिक ग्रंथ है। रामचंद्र का एक रात में लिखी गई थी, संवाद प्रधान रचना है। चलिए प्रश्न संख्या 14, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? प्रबोध पचासा के रचनाकार भूषण देव, पद्माकर, रसखान है। जल्दी से उत्तर दीजिए। अगर बात करें प्रबोध पचासा की तो उसके रचनाकार कौन हैं? पद्माकर हैं। कौन है? पद्माकर हैं। पद्माकर जी ने, जहाँ पर भूषण जी ने वीर रस में रचना की, वहीं पद्माकर ने भी वीर और श्रृंगार नीति संबंधी रचनाएं इन्होंने की। इनका वंशज अभी तक कविता करता आ रहा है, इसीलिए इन्हें कवीश्वर वंश कहा जाता है। पद्माकर तैलांग ब्राह्मण थे, ये इंपॉर्टेंट है। पद्माकर तैलांग ब्राह्मण थे। गंगा लहरी, जगत विनोद, जमुना लहरी, पद्माभरण, प्रबोध पंचाशिका, राजनीति, राम रसायन इनकी रचना है। देखिए छोटे छोटे प्रश्नों को आप करना है बहुत ही गंभीरता के साथ, एकदम रिलैक्स रहिए। बिहार के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्नावली। चलिए उनकी विरह ताप की अत्युक्तियां में दूर की सूझ और नाजुक ख्याल बहुत ही कुछ फारसी शैली में है। शुक्ल जी ने यह कथन किसके बारे में कहा है? जल्दी से बताइएगा। बिहारी, घनानंद, बोधा या फिर आलम के बारे में कहा है। उनकी विरह ताप, जहाँ विरह ताप आए आंख मूंद के बिहारी को आप मार देंगे। बिहारी सतसई, जिसमें 700 2004 रामचंद्र शुक्ल ने माना है। वैसे एग्जामों में 719 पूछता है। भाषा क्या थी? ब्रज थी। और इस पर सबसे ज़्यादा मतलब बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव पड़ा? जल्दी से आप लोग बताइएगा, किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? चलिए प्रश्न संख्या 16, विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्ण सामंजस्य उनके निबंध में समाहित है। जैसे कबीर और रवीन्द्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल जाए, यह कथन है। रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेन। विचारों की तेजस्विता, कथन लालित्य, अपूर्व सामंजस्य उनके निबंध में समाहित है। जैसे कबीर और रवीन्द्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल जाएं। अगर दोनों को मिलाएंगे तो राम भगवान ही मिला सकते हैं, मतलब रामचंद्र शुक्ल नहीं, राम स्वरूप चतुर्वेदी ही मिला सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 का हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, भारतेंदु के उस नाटक का नाम बताइए जिसे अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का चित्रण किया गया हो। अंधेर नगरी, कौन सा नगरी? अंधेर नगरी, नील देवी, भारत दुर्दशा, विशस विस्मसौधम, विशस विस्मसौधम। चलिए आगे, मीठा ज़्यादा खाते हैं यही। विशस विस्मौषधम होता है, विशस विस्मौषधम होता है। ठीक है। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत, विशस विस्मौषधम, प्रेम योगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप इनका क्या है? अपूर्ण नाटक, पौराणिक नाटक है। रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा जासत और दुर्लभ बंधु इनके 17 नाटक हैं। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर है। यहाँ पर अगर बात करें किसकी? भारत दुर्दशा की, तो उत्तर हो जाएगा 17 भारत दुर्दशा। चलिए प्रश्न संख्या 18, क्योंकि सुबह से ही वर्क हो रहा है इसलिए अब थकान सी हो गई है, लेकिन काम करना है तो करना है। जीवन एक बार मिला है, बिल्कुल आपके लिए करेंगे। आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ बहुत ही बोधात्मक है, बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। सरल सरल प्रश्न आपको बचाने। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी किस युग के निबंधकार थे? द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के, शुक्ल कर लीजिएगा, शुभ लिखा है, शुक्ल युग और प्रगतिवाद युग के। तो शुक्ल युग के थे। कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग के निबंधकार थे। शुक्ल जी ने एडविन एर्नॉल की द लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में बुद्ध चरित नाम से अनुवाद किया। प्रश्न संख्या 19, कौन सी विशेषता अध्यापक
पूर्ण सिंह के निबंध में नहीं है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, भावात्मक शैली, हृदय और बुद्धि का समन्वय, हृदय पक्ष की प्रधानता। जी हाँ, अध्यापक जिन्हें सरदार पूर्ण सिंह के नाम से जाना जाता था, इन्होंने भावनात्मक निबंध लिखे हैं। इनके 6 निबंध आचरण की सभ्यता, कन्यादान, पवित्रता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त, वाल्ट हिटमैन जैसे निबंध इन्होंने लिखकर अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। और यहाँ पर अगर बात करें कि कौन सी विशेषता अध्यापक के पूर्ण के निबंध की नहीं है, तो प्रश्न संख्या 19 में हृदय और बुद्धि का समन्वय नहीं है। बहुत ही भावनात्मक निबंधकार थे। प्रश्न संख्या 20, युवा सन्यासी नाटक किसका है? प्रश्न संख्या 20, युवा सन्यासी नाटक किसका है? कैलाश वाजपेयी का, मलयज का, वीरेंद्र अग्रवाल, राजेश जोशी। मलयज आपके बिहार में लगे हुए हैं, मलयज आपके बिहार में लगे हुए हैं, तो ये कैलाश वाजपेयी का नाटक है। आगे चलते हैं। सुरेखा किस नाटक की स्त्री पात्र है? अंजू दीदी की, द्रौपदी की, एक और द्रोणाचार्य। कौन एक और द्रोणाचार्य? या डॉक्टर की। सुरेखा किसकी पात्र है? देखिए, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है और वहीं की पात्र हैं कौन? द्रौपदी, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। चलिए प्रश्न संख्या 22, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4। ध्यान रखें, अगर बात करें किसकी, छंदों की, छंद के 2 भेद होते हैं, एक वर्णिक, एक मात्रिक। इसमें मात्रा होता है, इसमें वर्ण होता है। जैसे चौपाई में 16 मात्राएं, चौपाई में 15 मात्राएं। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? गीतिका में 26 मात्राएं, हर गीतिका में 28 मात्राएं। सवैया कैसा छंद है? सवैया वर्णिक है या मात्रिक? वर्ण गिने जाते हैं, 22 से 26 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा, उपेंद्र भद्रा कैसा छंद है? वर्णिक है या मात्रिक? वर्ण गिने जाते हैं। क्या गिने जाते हैं? वर्ण गिने जाते हैं। तो इस तरह से 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं मेरे साथियों। एकाक्षरिक भाषा, आज महामैराथन लेके आए हैं इसलिए लगातार 3 घंटे। एकाक्षरिक भाषा परिवार से तात्पर्य है सेमेटिक, हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, काकेशियन परिवार या ऑस्ट्रो परिवार। बताइएगा। एकाक्षरी भाषा परिवार चीनी भाषा परिवार से संबंधित है। हर शब्द का पुल्लिंग षष्ठी द्विवचन होगा। हर शब्द का पुल्लिंग ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आधा ला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अनुसार है। चलिए, पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति होगा। हरे, हरव, हरियो, हरिराम। बहुत आसान है, कैसे याद करना। अगर आपको प्रथम इकारांत याद करना है तो क्या हो जाएगा? प्रथम में हरि, हरिम, हरिणा, हरिये, हरे, हरे, हरव, हरे। फिर से देखिएगा कैसे। हरि ही, हरिम, हरिणा तृतीय है, हरये चतुर्थ है, हरे हरे, हरे हरे 5 6, हरे हरे, हरव 7 है। हरव क्या है? 7 है। फिर आसान हो जाएगा। द्वितीय में क्या हो जाएगा? हरि हरि, हरि हरि, हरिभ्याम 3 3 3 4 5, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हरियो, हरियो में विसर्ग होगा, हरियो हरियो हरियो, 2 बार हरियो हरियो, फिर हे हरि। फिर उसके बाद अगर उसमें देखेंगे किसमें, बहुवचन में, हरया, हरीन, हरिभ्य, हरिभ्या, हरिभ्या, हरिणाम, हरीसु। सप्तमी में क्या हो जाएगा? हरीसु हो जाएगा। जब आप 5 बजे उठ के पढ़ेंगे तब आप कहेंगे हरिम हरि। देखिए, हरि हरि मतलब पहला, हरि, हरिम, हरिणा, हरे, हरे हरे, हरव हरे, हरि हरि, हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हरियो, हे हरि, हरया, हरीन, हरिभ, हरिभ्या, हरिभ्या, हरिणाम, हरेसु। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तब आपको याद होगा। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। चलिए लास्ट प्रश्न आपके सामने। बलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र के कर्म की संज्ञा हुई है? कर्तृत्वम, अधिसिंह, अस्थासम, तथा युक्त,
चिनिप्सिम अथ कथिता चा, अथित अकथित चा है, अकथित चा है। अब मुझे आ रही है नींद। मेरे प्यारे साथियों, मुझे अलविदा दीजिए। जो कमी हो क्षमा करिएगा, क्योंकि थक बहुत गया हूँ। क्वेश्चन में कहीं भी डाउट लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। संस्कृत साहित्य पर वर्क करना है, क्योंकि संस्कृत साहित्य कोई पढ़ता नहीं है, तो इसलिए संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य पर वर्क करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें आप संभाल लीजिए, बाकी अब